Hello guys, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. Welcome to my channel BKS Academy. आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग चलते हैं तीसरे लेक्चर पे, जो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का सीरीज़ किया जा रहा था। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा और आज हमारा जो तीसरा लेक्चर होगा ये होगा साउथ ईस्ट एशिया पर डिपेंड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ये, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूस फर्स्ट सेकंड वीडियो देखे हैं तो तीसरी वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगी और आपको एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग पूरी ज्योग्राफी का बनता चला जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं और मैं इतना आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि कम से कम 3-4 लेक्चर में, 4 से 5 लेक्चर में आपका एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप से रिलेटेड आपका आइडिया अच्छी तरह से जनरेट हो जाएगा, अच्छी तरह से बन जाएगा। आप आसानी से ज्योग्राफी को समझने की कोशिश कर लेंगे, आसानी से आपको समझ में आने भी लगेगी। आज हम लोग चलेंगे, देखेंगे एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का रीजन। तो इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपका पैसा नहीं लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है तो आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए, किसी की हेल्प हो जाए। तो मैं जानता हूँ हज़ारों चैनल इस पे हैं, वीडियो लेक्चर बनाए गए हैं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा चैनल सबसे थोड़ा अलग होगा, अच्छी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ इससे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा अगर वीडियो समझ में आएगा तो, और कमेंट भी करिएगा। अगर कहीं क्वेरी होगी तो पूछिएगा भी, मैं कोशिश करूँगा कि सारी क्वेरीज का आंसर आपको दे दूँ। चलिए चलते हैं, समझते हैं हम लोग आज साउथ ईस्ट एशिया को। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ये हम देखते हैं। एशियान आपको पता है 10 नेशंस का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद साउथ चाइना सी से रिलेटेड जितने भी कंट्री हैं आसपास के, उनको देखा जाएगा। जैसे म्यांमार भी है इसके बाद, फिर सिंगापुर, इंडोनेशिया रीजन पूरा देखा जाएगा, और प्लस इसके साउथ ईस्ट एशिया के क्लाइमेटिक रीजन को भी डिस्कस करेंगे आज के ही क्लास में। थोड़ा सा क्लास आज लंबा होगा, लेकिन डोंट वरी, आप थोड़ा कोशिश करिएगा लंबा देखने का, क्योंकि अगर आप आधे घंटे 1 घंटे वीडियो के सामने नहीं बैठते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। ये जो कोर्स हम लोग चला रहे हैं 2023 के लिए है, प्रीलिम के लिए स्पेशली। हालांकि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ISPCS प्लस 1 डे वालों सबके लिए है। और मैं कोशिश करूँगा ये मैटर जो होगा ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। मैटर आपको मैं इंग्लिश में दूंगा, लेकिन आपको मैं जो बोल के बताऊंगा उसको पूरा हिंदी में ही बताऊंगा मैक्सिमम, ताकि आप जो बाइलिंगुअल लोग हैं, यानी जो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हो सके। राइट, ओके। तो चला जा, समझा जा आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को सेकंड थर्ड लेक्चर में। इसमें हम लोग साउथ ईस्ट एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं। तीसरा हमारा पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन होगा। एशिया का क्या क्या हम पढ़ेंगे देख लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें है आसियान नेशंस, उसको देखना है। म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, साउथ चाइना सी से रिलेटेड, और प्लस क्लाइमेटिक रीजन। ये 6 चैप्टर्स आपके हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया किस रीजन में है, उसको देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया इज आल्सो नोन एज इंडो चाइना रीजन। क्या नाम इसका? इंडो चाइना रीजन भी इसे कहा जाता है, या इंडो चाइना पेनिनसुला इसमें आते हैं। यानी साउथ चाइना रीजन प्लस इंडो चाइना पेनिनसुला भी, ये सब के रीजन आपके साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। इसका मतलब अगर आपका ये है इंडिया, ठीक है, इंडिया से हम इधर की तरफ देखेंगे, ईस्ट की तरफ, इधर है आपका वेस्ट है और इधर है ईस्ट है। तो इंडिया से ईस्ट की तरफ देखेंगे, जैसे अभी भी आप प्लानिंग इसमें चल रही है लुक ईस्ट पॉलिसी की। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब इंडिया से ईस्ट की तरफ देखो, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है एक्सपोर्ट के लिए वो ईस्टर्न नेशंस हैं। ठीक है, साउथ ईस्टर्न नेशंस हैं इंडिया से ईस्ट की तरफ। तो इसलिए इन सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट इस पर फोकस ज़्यादा कर रही है, ताकि इन देशों को ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमारा बहुत बड़ा एक मार्केट है एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी इसी पे चलाई गई है, इन्हीं सब कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? स्पेशली म्यांमार है, इसको आप बर्मा कहते थे, पुराना नाम इसका। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का रीजन। मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, ईस्ट तिमोर है, ब्रुनई है, ब्रुनई प्लस बोर्नियो, वो सब भी आ जाएंगे। कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है एंड वियतनाम है। ये सब रीजन मिला करके इनको हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, इन सब देशों को मिला करके ही बोला गया साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रीजन इज
इन फॉर्म ऑफ आइलैंड एंड पेनिनसुला। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आइलैंड और पेनिनसुला में है। पेनिनसुला मैंने बताया था जो भाग लैंड का भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होगा उसको बोलेंगे हम क्या, उसको हम बोलेंगे पेनिनसुला, यानी प्रायद्वीप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होगा, उसको बोलेंगे हम क्या, आइलैंड। राइट, तो ये कह रहा है कि इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में मैक्सिमम जो पार्ट हैं पेनिनसुला है या तो फिर आइलैंड्स ग्रुप हैं। ठीक है, क्लियर है सब। कुछ मेन लैंड से अटैच होंगे और कुछ आइलैंड वाले भी होंगे, आइलैंड कंट्री होंगे कुछ इसमें, कुछ मेन लैंड से भी होंगे। तो मेन लैंड में कुछ कंट्रीज देखेंगे हम, इसमें 2 3 4 5 कंट्री होंगे, कुछ कंट्री इसमें होंगे आइलैंड ग्रुप में, और मेन लैंड वाले से जो रिलेटेड हैं कंट्री उनको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये कहा गया है कि दिस इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द रीजन इज़ हाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस रीजन में साउथ एशियन रीजन में जो पॉपुलेशन है वो डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, इसकी सघनता जो है पॉपुलेशन की वो ज़्यादा है। क्लियर है, ठीक है, ओके। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेवलपिंग नेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है उसी तरह से इसके जो कंट्रीज हैं जो मैंने आपको ऊपर दिखाया अभी, ये सब कंट्री अभी क्या है, डेवलपिंग कंट्री में है। नो कंट्री इज़ डेवलप्ड। राइट, अभी तक इसमें कोई कंट्री डेवलप्ड नहीं है, सब डेवलपिंग कंट्री में है। क्लियर है, ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड रीजन अंडर आसियान। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आसियान में कुल 10 आपके नेशन हैं, तो इसमें आसियान में मैक्सिमम आपके इस साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री इंक्लूड करते हैं आसियान में। ठीक है, आसियान में कुल 10 मेंबर हैं। ठीक है, अब आसियान को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या इसका फुल फॉर्म है, क्या इसका रोल्स होता है। ठीक है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, रीजनल क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, कंप्राइजिंग ऑफ 10 कंट्रीज, 10 कंट्रियों से मिलकर के बना है। ठीक है, किस कंट्री से, कहाँ से हैं सब के सब आपके साउथ ईस्ट एशिया से कंट्री मिले हुए हैं, सबके कंट्री यहीं से हैं। राइट, मेंबर कौन कौन से कंट्री 10 हैं, नाम याद रख लीजिएगा। इसमें पूरी तरह प्रीलिम के लिए सीधे कौन सा कंट्री नहीं है, तो आप देखिए ब्रुनेई है। ठीक है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड एंड वियतनाम। राइट, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता। जकार्ता किसी कैपिटल है, इंडोनेशिया की कैपिटल है। राइट, तो आपको 10 नेशंस आपको याद होगा, 10 नेशंस हैं जो इस आसियान समिट में, आसियान ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैप से देखने की कोशिश करते हैं आसियान ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो है ये आपका पूरा इंडोनेशिया, या हम इसको पूरा क्या कहते हैं, साउथ चाइना, मतलब साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका, यही आपका साउथ चाइना सी है। तो अभी कंट्री देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये है आपका म्यांमार इधर। ठीक है, इसके इधर आपका इंडिया पड़ा हुआ है, फिर बांग्लादेश यहाँ पड़ेगा। इसके आप इंडिया से इधर की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे ये म्यांमार सबसे पहले पड़ेगा, फिर उसके बाद आएंगे तो ये पड़ेगा आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड जो हाथियों का शहर, सफ़ेद हाथियों का देश माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे तो इधर पड़ेगा जो लैंड लॉक्ड माना जाता है, ये जो आपको पीले कलर में दिख रहा है ये लैंड लॉक्ड है, ये है लाओस। राइट, ये है लाओस। इसके बाद नीचे आएंगे तो इससे लगा हुआ कनेक्टेड है ये आपका कंबोडिया है। ठीक है, कंबोडिया का बॉर्डर देखिए नीचे वाटर बॉडी से लगा हुआ है, ये सब वाटर बॉडी है, साउथ चाइना सी के अंदर आता है ये पूरा। ठीक है, ये देखेंगे। इसके बाद लास्ट में जो ऐसे कलर में दिख रहा है तो ये है आपका वियतनाम। तो आप क्रम से चलेंगे तो म्यांमार, फिर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, फिर वियतनाम। ये क्रम से आपको वेस्ट टू ईस्ट भी इसका अरेंजमेंट भी है, तो आपको इसको याद रखना है। ये सब इंडिया से इधर की ईस्ट की तरफ पड़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ है आपका मलेशिया, इसी से लगा हुआ है, यही है आपका एक एस्थमस ऑफ करा, इससे सटा हुआ है आपका मलेशिया। ठीक है, ओके। ये जो बड़ा सा पोर्शन ब्लू कलर में दिख रहा है, ये बड़ा वाला है आपका सिंगापुर वाला रीजन है, ये इसको हम इंडोनेशिया रीजन कहते हैं, पूरा यहाँ से तक रहेगा। ये आपका सुमात्रा वाला रीजन पड़ जाएगा। यहाँ है आपका सिंगापुर छोटा सा, ये पूरा मलेशिया पड़ जाएगा, ये सिंगापुर पड़ जाएगा, ये इंडोनेशिया है। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपका, ये पूरा ये है आपका ऊपर का, नीचे है ब्रुनेई, और ये बड़ा सा नीचे पड़ेगा, ये इसको बोलेंगे बोर्नियो। ठीक है, तो ये बड़ा सा बोर्नियो आइलैंड है। अब ये जो पूरा आइलैंड दिख रहा है आपको, आइलैंड ग्रुप्स हैं, इसको बोलेंगे फिलीपींस। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपके 10 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आसियान में शामिल हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आपने लोकेशन देख लिया, अरेंजमेंट आपने देख लिया। ठीक है,
क्लियर, आगे चला जा, थोड़ा सा और देखते हैं, समझते हैं। ये देखिए, ये आपका एशिया का पूरा मैंने दिखाया था आपको, एशिया का पहले क्लास में, एशिया का मैप है ये। तो ये है इंडिया, अपना प्यारा भारत इंडिया है, ठीक है। इससे आप ईस्ट की तरफ आते हैं तो आपको मिलेंगे, सबसे पहले मिलेगा म्यांमार, फिर आपको थाईलैंड मिलेगा, लाओस मिलेगा, कंबोडिया मिलेगा, फिर आपको वियतनाम मिलेगा, ठीक है। ये क्रम से हो गए। अब ये जो है लैंड से लगे हुए हैं, ये देखिए, इसी को बोलते, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, पेनिनसुला। इसी को बोलते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, इंडो चाइना पूरा, ये जो पेनिनसुला दिख रहा है ना, इसी को आप बोलेंगे इंडो चाइना पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब इधर आ जाएंगे तो मलेशिया, इधर सुमात्रा, इधर जावा, इधर बोर्नियो, ऊपर ब्रुनई, और ये वाला पूरा पोर्शन फिलीपींस हो गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रीजन क्या हो गया आपका, इंडोनेशिया वाला रीजन हो गया, ठीक है। 13,000 ऊपर, 13,000 से ऊपर इस इंडोनेशिया में कंट्रीज़ हैं, आइलैंड्स हैं, राइट, ओके, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आएगा। तो आपने देखा कि इंडिया की इस साइड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसकी पूरी बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं आपको मिटा के बताता हूँ। ये पूरा एरिया जो पड़ रहा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, राइट, साउथ ईस्ट एशिया इसको कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा और समझें, हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप सोचिए पूरा मैप एशिया का है, इसको बीचों बीच से आप काट दीजिए, राइट, फिर ये बीचों बीच से ऐसे भी काट दीजिए, क्लियर है। तो आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन पड़ेगा, ये पड़ेगा नॉर्थ में, ये पड़ेगा आपका साउथ में, ठीक है, ये पड़ेगा ईस्ट में पूरा, और ये पड़ेगा वेस्ट में, ठीक है, ये वेस्ट में पड़ जाएगा। तो आप ये समझिए कि ये जो आपने इधर बनाया, इसको काटा है, तो ये जो ऊपर का पोर्शन नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, इधर का ईस्ट है, और इधर का आपका वेस्ट है। अब ये जो पड़ेगा पोर्शन इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, ठीक है, इधर आपका नेपाल, फिर उसके बाद आपका ये बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, और फिर बीच में पड़ेगा भूटान छोटा सा वो, प्लस श्रीलंका, इन सबको मिला के हम बोलते हैं ये साउथ एशिया की कंट्री हैं। कौन कौन से कंट्री हैं, इधर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ये जो देश हैं इनको हम बोलते हैं क्या, साउथ एशिया की कंट्रीज़, राइट, समझ लीजिए, लिख लीजिएगा उसको कहीं पे, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। इधर हम चलेंगे तो यहाँ हमने देखा था ये सेंट्रल एशिया थे। सेंट्रल एशिया में मैंने बताया था आपको 5 कंट्री हैं, सेंट्रल एशिया में कुल 5 कंट्री हैं, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और किर्गिस्तान, ये सब मिलाकर के आपके 5 कंट्री इसमें आ जाते हैं, राइट, इस वाले सेंट्रल एशिया में। साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका आ जाएंगे, राइट, क्लियर हो गया, ये सब आ जाते हैं। इधर की तरफ हम आए तो ये हो गया आपका पूरा पोर्शन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया का। तो आपने नेशन इधर पर देख लिया, ये सब इसमें आते हैं। ये जो पोर्शन पड़ेगा आपका, ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे ईस्ट एशिया। क्या बोलेंगे, ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया इसको बोलते हैं। तो ईस्ट एशिया का मतलब कौन कौन से कंट्री, चाइना पूरा आ जाएगा, मंगोलिया भी पूरा आ जाएगा, ठीक है, चाइना मंगोलिया आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा का जो इधर लगा हुआ पोर्शन इसका है, ये वाले पोर्शन, इसको आप बोलते हैं कौन सा पेनिनसुला है, ये कोरियन पेनिनसुला है। कोरियन पेनिनसुला नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वाले जो एरिया हैं, इसको बोल देंगे आप, ये भी आपके आते हैं किसमें, ईस्ट एशिया में, प्लस पूरा का पूरा जो आइलैंड ग्रुप है जापान, ये भी इसमें आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो ये हो गया आपके ईस्ट एशिया में कंट्री, इधर के, इधर हो गया आपका पूरा क्या, साउथ ईस्ट एशिया, ये हो गया साउथ एशिया। अब इधर आपके आ जाते हैं क्या, इधर यहाँ तक वेस्ट एशिया के। वेस्ट एशिया में जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदीया हो गया, ओमान, यमन, यूएई, कतर, ठीक है, ये सब आपकी कंट्री, इधर जॉर्डन, इजराइल, ठीक है, लेबनान, सीरिया, इधर जितने तुर्की थोड़ा सा पोर्शन, तो इधर की जो कितनी कंट्री हैं सब क्या आपके आ जाएंगे वेस्ट एशिया में, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नॉर्थ एशिया में पूरा का पूरा आपका रसिया आ जाता है, क्लियर है। अब समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको, ठीक है। अब चला जाए हम लोग आगे, इसको समझने की कोशिश किया जाए, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मैप पूरा आपको दिख रहा है, इसमें कंट्रीज़ आप देख लेंगे कौन कौन से कंट्री इधर इसमें आ रहे हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, देख लीजिए, थाईलैंड है, लाओस है, पतला सब, लाओस के बाद फिर वियतनाम यहाँ है, ठीक है, इधर वाले में। यहाँ आ जाएंगे तो आपको मिलेगा मलेशिया वाला पोर्शन, यहाँ सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ब्रुनई, फिलीपींस, ठीक है, सेलेब्स वाला ये पोर्शन है। फिर इधर आपका यही सब इंडोनेशिया पूरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पूरा। अब इसमें सी वगैरह मैं आपको पहले ही दिखा दूँगा पहले वीडियो में, उसको आगे देखा जाएगा फिर, ठीक है। तो इतना कवर हो गया, समझ में आ गया।
अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। पहला जो हमारा है कॉन्सेप्ट जो हम समझने की कोशिश करेंगे पहले कंट्री को, वो है म्यांमार। म्यांमार को थोड़ा हम डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए ये म्यांमार का पूरा मैप है, ये ऐसे देखिए पूरा ये वाला जो एरिया मिल रहा है पूरा का पूरा, ये है आपका म्यांमार का पूरा एरिया, ठीक है। ये यहाँ तक पूरा आया हुआ है, क्लियर हो गया, ये म्यांमार है। अब आपको देखना इसमें क्या है, ये बांग्लादेश से सीधे ईस्ट की तरफ है, ये इंडिया से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। याद रखना है कि म्यांमार का बॉर्डर इंडिया से सटा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब हिमालय में पढ़ाया था तो आपको हिमालय में ऐसे हिमालय का जो रीजन इधर आता है फैला हुआ भाग, तो अराकान योमा भी कहा था हिमालय का ही एक तरह से कहीं कहीं भाग है। अराकान योमा यहाँ पे माउंटेन मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अराकान योमा माउंटेन है, पेगी योमा है, चिन हिल है इसमें, ठीक है, बलाउक तांग रेंज है, ये सब आपके इसमें हिल्स हैं, ठीक है। अराकान योमा एंड पेगु योमा आर एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय। मैंने आपको बताया कि अराकान योमा और पेगु योमा जो है इधर, ये सब हिमालय के ही एक्सटेंशन रूप हैं, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। इस पार्ट पे पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सटेंशन है इसके हैं। एंड काकाबो राजी, काकाबो राजी आपको यहाँ मिलेगा, एकदम नॉर्थ में मिलेगा। काकाबो राजी ये सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे म्यांमार की, याद रखना है काकाबो राजी जो है वो हाईएस्ट पीक है म्यांमार की, ठीक है, ओके। सान प्लेटू इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल इन म्यांमार। सान प्लेटू कहाँ, ये आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। जो इसकी ये कैपिटल है, म्यांमार कैपिटल है नाइपेदा, इसकी कैपिटल है, इसके ठीक ऊपर पड़ेगा आपका सान प्लेटू। सान प्लेटू आपको याद रखना, ये मिनरल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, म्यांमार के लिए, याद रखना आपको, ओके। अब इट इज़ रेन शैडो रीजन, ये कहा गया ये रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन क्यों है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ से पोर्शन जो पड़ रहा है ये आपका अराकान योमा है। तो जब साउथ वेस्ट या बंगाल से मानसून बनता है तो जब मानसून आता है तो ये माउंटेन उस मानसून को रोक देता है, इसलिए ये क्या है, ये शैडो रीजन में आता है, राइट, क्लियर होगा, समझ में आ गया। शैडो रीजन का मतलब इतना समझना कि ये मानसून इसको रोक देता है और ये बरसात फिर इस पार नहीं आ पाती माउंटेन की वजह से, क्लियर है, इसी वजह से इसको बोलते हैं शैडो रीजन, क्लियर हो गया, ओके। आगे चला जा। अब आगे देखते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, म्यांमार की इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए रिवर्स कहाँ कहाँ, एक यहीं जो माउंटेन से रिवर निकल रही है, ये देखिए यहाँ से रिवर ऐसे आती है, आ रही है, ठीक है, ऐसे बहते हुए देखिए आगे बहते आके यहाँ पे गिर जाती है, यहाँ आपके आके डेल्टा बनाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि ये भी नदी डेल्टा बनाती है। यहाँ इसका माउथ हो जाएगा किसका, इसका नाम क्या है, इरावदी, इस नदी का नाम है इरावदी। इरावदी सबसे बड़ी नदी है ये म्यांमार की और सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है पूरे म्यांमार को लगभग ये एग्रीकल्चर के लिए, बाकी सर रिसोर्स सभी चीज़ों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है म्यांमार के लिए। सबसे बड़ी नदी आपकी म्यांमार की इरावदी हो गई। इसकी राइट साइड से एक ट्रिब्यूटरी आके यहाँ मिल जाती है, आप देखेंगे ये इसकी राइट साइड से मिल रही है, इसको बोलते हैं चिंदविन, इसका नाम है चिंदविन, ठीक है, इसका नाम चिंदविन है, क्लियर है। तो राइट ट्रिब्यूटरी ये है, चिंदविन इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, समझ में आ गया। तो ये आपकी हो गई नदी कौन कौन सी, इरावदी, साल्विन और चिंदविन। चिंदविन इसकी सहायक नदी है। अब यहीं से एक नदी निकल के आती है प्लेटू से, यहाँ पे आके गिरती है इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ आके गिर, कहाँ गिर रही हैं दोनों नदियाँ, अंडमान सी में। ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। और ये देखिए यहाँ से एक नदी आके गिरती है इसमें, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं, क्लियर से देखिएगा, ये है मर्तबान की खाड़ी, गल्फ ऑफ मर्तबान है। तो आपकी जो साल्विन नदी है ये मर्तबान की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, और ये जो इरावदी नदी है ये पूरा अंडमान सी में गिरती है। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो दोनों नदियों का जो माउथ है वो दोनों अंडमान सी में ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्लियर हो गया, ओके। तीनों रिवर आपने देख लिया, यहाँ चिंदविन थी, यहाँ इरावदी थी और यहाँ पे आपकी साल्विन हो गई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सब रिवर्स हैं। अब एक चीज़ इसमें पोर्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे सितवे नाम दिख रहा है, तो यहीं पे इंडिया ने एक पोर्ट बनाया है, ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे एक पोर्ट बनाया है, ठीक है, इंडिया की हेल्प से यहाँ पे एक पोर्ट बनाया, सितवे पोर्ट। सीधे कोलकाता से सितवे के लिए एक सी पोर्ट बनाया गया है इंडिया के ट्रेड के लिए, ताकि इंडिया इससे ट्रेड आसानी से कर सके, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ बाई रूट उसने ट्रेड के लिए अपना सड़क भी बनाया है, समझ में आ गया। तो ये आपको करंट अफेयर में बताऊंगा आगे कल। यहाँ कोलकाता से लेकर कहाँ तक, सितवे पोर्ट तक। तो सितवे पोर्ट कौन बनाया है, इंडिया बनाया है, आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। समझ में आ गया था यहाँ तक, आगे चला जाए, ठीक है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट जो म्यांमार की ट्राइब है उसका नाम है बामर ट्राइब। सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, ये जो बामर ट्राइब है सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब है पूरी की पूरी आपकी म्यांमार की, सबसे इम्पोर्टेंट। अब आपने कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि रोहिंग्या ट्राइब्स या रोहिंग्या जनजाति भी जो राखीन प्रांत से इस वाले रीजन से थे वो इंडिया में किसी तरह से इंट्रूड कर गए थे, घुसपैठी होकर घुस गए थे। बांग्लादेश में आए, बांग्लादेश से होकर फिर आसाम में चले आए थे। तो आपने पढ़ा था कि जो CEA बिल आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2019 में, ये 2019 में एक्ट आया था। तो उसके थ्रू जितने भी इंट्रूडर थे, यानी जो लोग भी इंडिया में विदाउट परमिशन या बिना किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के इंडिया में रह रहे हैं कई सालों से, तो उनको डॉक्यूमेंट मांगा गया और अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया तो उनको उनके देश वापस करने का ये एक तरह से अमेंडमेंट भी था। ठीक है, ओके, समझ, इसका बहुत विरोध हुआ था, फिर बाद में पास भी हुआ 2019 में। ठीक है, ओके, तो हालांकि उस पर हम लोग बात आगे करा जाएगा। ठीक है, तो बामर ट्राइब्स इसकी सबसे बड़ी ट्राइब्स है इस रीजन की, इतनी ग्रुप है, सबसे पुरानी एक ट्राइब है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से गुजर के आती है ये भी म्यांमार से गुजर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका म्यांमार से भी गुजर रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप कर्क रेखा बोलते हैं, ये भी आपका गुजर रहा है, यानी 23.5 डिग्री जो है ये गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर म्यांमार से। तो पूछ देगा क्वेश्चन 1 डे के लिए कि म्यांमार से गुजरती कि नहीं, तो आपको बोलना यस गुजरती है म्यांमार से। ठीक है, और बाकी इधर के नेशन से नहीं गुजरती, याद रखना है, ना तो थाईलैंड से, ना लाओस से, ना वियतनाम से। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, ना ही यहाँ पे कंबोडिया से। तो चारों राज्यों से नहीं गुजरती है, केवल म्यांमार से गुजरती है, आपको याद रखना है। ठीक है, सितवे पोर्ट मैंने आपको बता दिया। ये माउथ जो है, अब देखिए मेड बनाया गया सितवे पोर्ट इंडिया के द्वारा ऑन लकादान रिवर। देखिए यहीं एक लकादान रिवर है, ये आप गिरती है यहाँ पे इधर से, तो यहीं पे ये सितवे पोर्ट बनाया गया है। ठीक है, इस पे लकादान रिवर इंपॉर्टेंट, ये रिवर का नाम याद रख लेगा, लकादान रिवर है। ठीक है, इसके माउथ पे बनाया गया है, जो राखीन प्रोविंस का कैपिटल भी है। समझ में आ गया, इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से अब इसके बारे में बहुत हैं। राइट, ओके, आगे चला जाए। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, अराकान यम्मा पढ़ लिया, पेगू यम्मा, चिल हिल और ब्लाउकतांग रेंज, ये सब आपने इसमें पढ़ लिया। आपको कैपिटल में बता दूं, ये देखिए नैपदा कैपिटल इसकी है, किसकी, म्यांमार की। बर्मा पहले इसका नाम था पुराना, रंगून संगून सब इसी के नाम है, देखिए रंगून है ये। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे रंगून जो है कहाँ पे है, ये इसके माउथ पे, इरावदी के माउथ पे ही है। राइट, ये कहाँ नदी गिर रही थी, अंडमान सी में गिर रही थी। क्लियर हो गया, इतनी मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। राइट, ओके, आगे चला जा। ठीक है, अगला हमारा देखते हैं रिवर, थोड़ा देख लेते हैं इसी का। आपने इरावदी देखा, मैंने आपको बताया ये म्यांमार से निकलती है, फ्लोज म्यांमार में ही बहती, यहीं से निकलती है और इसी में देखिए यहीं से निकल रही है और ये ऐसे बहते हुए, ये तो आपकी हो गई आपकी चिंदविन, यहाँ से नदी निकल रही है आपकी, ये पूरा इरावदी ऐसे बहते बहते आकर के फिर यहाँ पे क्या होती है, डेल्टा बना देती है, यहाँ पे इसका माउथ हो गया। राइट, क्लियर है, यहाँ आपकी नदी देखिए आ रही है शालवीन, ऐसे आके इधर आके यहाँ गिर रही है। ठीक है, क्लियर है, तो दोनों के दोनों मुहाना आपका यहीं पे है। क्लियर हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट, ये रूट ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राइट, नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है, ये भी आपको याद हो गया। ड्रेन करेगी अंडमान सी में, एलुवियल फैन बनाती है। एलुवियल फैन का मतलब जैसे कोई नदी बहती है तो जब ये जाके जहाँ गिरती है, ठीक है, जहाँ इसका माउथ होता है, तो वहाँ पे क्या करती है, ये ऐसे कुछ डेल्टा टाइप बनाती है ये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते अपने पानी को, इसीलिए इसको बोलते हैं फैन। फैन मतलब पंखा की तरह से इसका आकार हो जाता है, इसलिए एलुवियल फैन भी ये बनाती है। एलुवियल का मतलब जलोढ़ मृदा, पानी जो नदियों के पानी के द्वारा जो बालू लाते हैं, सेडिमेंट्स लाते हैं, उसको हम जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल आपको यहीं पे आपने देख लिया। ठीक है, सालमे रिवर ये तिब्बतन प्लेटू से निकलती है, ये चाइना के तिब्बतन प्लेटू से यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकल रही है और फिर लास्ट में गिर जाती है कहाँ पे, कहाँ पर, ये बॉर्डर बनाती है, याद रखना है, ये है चाइना में बह रही है, देखिए, फिर उसकी बहते हुए इधर से बहते हुए आ रही है, इधर से आपका चाइना में, चाइना के बाद फिर आपको चाइना म्यांमार, फिर इधर थोड़ा सा पोर्शन पड़ेगा इधर से, ये वाला किनारे में इसको यहाँ पे तो बॉर्डर बनाती है थाईलैंड से। तो ये नदी 3 कंट्रीज से बह रही है, चाइना से, ठीक है, यहाँ से बह रही है चाइना से, फिर उसके बाद म्यांमार से, फिर उसके बाद नीचे थाईलैंड से बह रही है, लास्ट में अंडमान सी में गिर जा रही है
किसमें, गल्फ में, मर्तमान की गल्फ में, ठीक है, राइट। इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में सबसे बड़ा इसका बेसिन है, यानी कि इसकी पानी जो है बहुत बड़ा है, इसका एरिया जो बेसिन होता है। बेसिन का मतलब मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, बेसिन का मतलब कोई नदी अगर बह रही है तो जहाँ जहाँ तक पानी इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है जिस एरिया तक, इसका पूरा एरिया क्या होता है, इसका बेसिन कहलाता है, राइट। सी ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब लास्ट में चिंदी में मैंने आपको बताया, चिंदी में इसकी ट्रिब्यूटरी थी और जो राइट साइड से मिल रही थी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब आपके रिवर इसमें समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल जियोग्राफी ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड को थोड़ा सा समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट। देखिए जो बॉर्डर दिख रहा है थाईलैंड का, ये बॉर्डर, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ये एरिया जो दिख रहा है, ये है आपका थाईलैंड, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ थाईलैंड है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको, ये पूरा थाईलैंड का एरिया है, ठीक है, ये थाईलैंड है, राइट, ओके। अब इसका आपने मैप देख लिया, अब देखिए समझते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंट, 3 इसके फिजिकल फीचर्स हैं। जैसे केरात प्लेटू इसमें पाया जाएगा, कोरात प्लेटू आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, इसके वेस्ट साइड, ईस्ट साइड पे कोरात प्लेटू, ठीक है। ईस्ट में इसका कोरात प्लेटू मिल जाएगा। दावना माउंटेन मिलेगा आपका एकदम वेस्ट में, दावना माउंटेन आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो म्यांमार के बगल में है, ठीक है, दावना माउंटेन यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। एंड थाई हिल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे एकदम नॉर्थ में, थाई हिल्स नॉर्थ में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इस्थमस ऑफ क्रा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इस्थमस ऑफ क्रा यहाँ मिलेगा, मलेशिया वाला पोर्शन और इसका पोर्शन, तो यहाँ इस्थमस ऑफ क्रा। इस्थमस किसे कहते हैं, इस्थमस क्या, व्हाट इज इस्थमस का मतलब कोई लैंड मास है, ठीक है, जिसको काट करके या जो जुड़ा हुआ हो किसी अदर लैंड मास से ही, ठीक है, तो इसको काट कर हो सकता है कि हम इस सी से उस सी में इंटर कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इस्थमस, राइट। जल डमरू मध्य भी शायद कहते हैं उसको, राइट, ओके, हिंदी में क्लियर हो गया। तो ये इस्थमस ऑफ क्रा आपको देखना यहाँ पे है, ये अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में दोनों को कनेक्ट करेगा, ये इस्थमस ऑफ क्रा, समझ में आ गया, ओके, ठीक है यहाँ तक, ओके। कोरात प्लेटू इज द नोन फॉर रबर प्लांटेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ है, रबर प्लांट के लिए जाना जाता है, कौन, ये कोरात प्लेटू जो है ये आपका रबर प्लांट के लिए जाना जाता है, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट रिवर आप जैसे थाईलैंड कौन कौन सी रिवर हैं, अच्छा, एक इसमें हाईएस्ट पीक है पूरे थाईलैंड की, उसका नाम है डोई इंथनान सबसे हाईएस्ट प्लेटू है, माउंटेन रेंज है, वो कहाँ पे, वो एकदम लास्ट में पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, देखिए, ठीक है, ये देखिए डोई इंथनान यहाँ पे पड़ेगा एकदम, यहाँ पर पूरा आपका डोई इंथनान माउंटेन पीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, ओके, क्लियर है। इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ थाईलैंड है मेकांग है और चो फ्राया है, ये इंपॉर्टेंट 2 रिवर मेकांग और चो फ्राया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिवर आपकी किसकी हैं, थाईलैंड की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर मेकांग और चो फ्राया। अब मेकांग और चो फ्राया है कहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मेकांग का उद्गम देखिए इधर से तिब्बत के पठार से ऐसे होते हुए पूरा इधर से घूमते घूमते, ठीक है, ये एकदम इधर से बॉर्डर बनाते हुए इधर से ऐसे हुए आके कंबोडिया होते फिर आके यहाँ इधर पे गिर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आके साउथ चाइना सी में गिर रही मेकांग, तो ये इसका बॉर्डर एक रिवर है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेकांग रिवर, राइट, इंपॉर्टेंट है। तो थाईलैंड का ये मेकांग रिवर है। चाओ फ्राया देखिए नदी यहाँ पे ऐसे निकल रही है, ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आके यहाँ गिर रही है, तो इसको बोले चाओ फ्राया। तो ये दोनों रिवर आपके यहाँ मैप में दिख नहीं रहा होगा, तो आप कोशिश करिएगा जो आपके पास बोर्ड मैप होगा वो वाला जो आपने लगाया होगा दीवार वाला तो आप उसमें देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, या आपके पास एटलस मैप होगा तो उसमें देखिएगा। तो ये 2 नदियाँ इसकी मेजर नदियाँ हो गई थाईलैंड की, क्लियर हो गया, ओके। तो चो फ्राया रिवर इज़ लाइफ लाइन ऑफ थाईलैंड, इंपॉर्टेंट, ये जो रिवर है चो फ्राया ये थाईलैंड के लिए बहुत लाइफ लाइन, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, ठीक है। विच फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड आपको दिख रहा है, ये गल्फ है, ठीक है, इस गल्फ की थाईलैंड में यहाँ पे गिर जाती है, क्लियर हो गया, थाईलैंड के गल्फ में, ठीक है। कैपिटल बैंकॉक लाइज ऑन इट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए बैंकॉक जो है कैपिटल यहाँ पे दिखेगा, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो बैंकॉक है कैपिटल इसी नदी पर बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ देगा सीधे क्वेश्चन कि थाईलैंड का जो कैपिटल बैंकॉक है वो किस नदी पर बसा हुआ है, तो आपको बताना है ये किस पे है, चाओ फ्राया पे, ओके ओके, ठीक है। मेकांग आपने देखा ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू से यहाँ से निकल रही है, ठीक है, फ्लोज नॉर्थ साउथ में बहते नॉर्थ साउथ बह रही है, ठीक है,
एंड कंट्रीज किस किस कंट्री में बहती है? चाइना में बह रही है, म्यांमार में बह रही है, लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया एंड वियतनाम, यानी सब कंट्री में इधर से बहते हुए आ रही है, तिब्बत के पठार से एकदम पूरा बहते हुए ऐसे से घूमते घूमते सभी कंट्रीज़ में बहते हुए यहाँ पे आके चाइना साउथ चाइना सी में गिर जा रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये सबसे बड़ी नदी हो जाएगी इस एरिया की तब, यानी कंट्री के हिसाब से हर कंट्री में बह रही है, सभी कंट्री में लगभग इसमें बह रही है, जितने भी इधर पेनिनसुलर कंट्री हैं उसमें लगभग सब बह रही है। ठीक है, ओके। कहाँ गिरती है? साउथ चाइना सी में। इस्थमस ऑफ क्रा कनेक्ट्स थाईलैंड एंड मलेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे आपने देखा था ये इस्थमस ऑफ जो क्रा है ये थाईलैंड को और मलेशिया को जोड़ रहा है। ये जो पोर्शन आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये है अभी किसका? थाईलैंड का है, और यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मलेशिया इधर नीचे पड़ जाएगा इधर, तो यानी ये वाला पोर्शन इस्थमस ऑफ क्रा है जो दोनों को जोड़ रहा है। राइट, क्लियर हो गया? अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया थाईलैंड के बारे में। राइट, ओके, ठीक है, आगे चला जाए। आपको फिजिकल मैप समझ में आ गया, मैंने आपको पहले दिखाया ही था, इस पेनिनसुलर एरिया में आ जाएंगे, पेनिनसुलर कंट्री ये भी है। राइट, ओके। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस को समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, S-400 या ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने बेचा है। ठीक है, किसको? कौन सा पहला देश बना है करंट अफेयर्स में जिसको इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है? तो वो है फिलीपींस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। राइट, ओके, क्योंकि इंडिजिनस हम अपना बना रहे हैं अपने यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल को, अभी हम मंगाते हैं दूसरे देशों से, ठीक है, लेकिन अब हम अपने यहाँ बना रहे हैं इंडिजिनसली, इसलिए पहली बार हमने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेचा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। राइट, ओके। अब फिलीपींस के बारे में देखते हैं। ये देखिए आपको फिजिकल मैप इसका, इधर मलेशिया था आपका, ये फिलीपींस है। ठीक है, ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, और इधर आपका फिलीपींस सी, दोनों के बीच में पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। नीचे आएंगे तो सुलू सी मिल जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएंगे तो सेलेब सी मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ सेलेब सी हो गया, सुलू सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, फिलीपींस सी हो गया। इधर चले आएंगे तो इधर पूरा पोर्शन आपको मिल जाएगा किसका? सेलेब सी के बाद वाला पोर्शन इधर मिल जाएगा आपका पूरा का पूरा। ये एरिया फिलहाल ये पड़ता है आपका पैसिफिक ओशियन में ही। ठीक है, तो ये आपके सी मिल गए इसमें। क्लियर हो गया? थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। फिलीपींस आइलैंड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का आइलैंड कंट्री है। राइट, ठीक है, बहुत सी आइलैंड इसमें देखिए, हजारों आइलैंड इसमें है पूरा, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको। राइट, ओके। अब इट इज़ द आर्कियोपेलागो। आर्कियोपेलागो का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप, यानी ऐसा कोई ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड कह सकते हैं, सिंपल सी बात। ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्कियोपेलागो, एक वर्ड में, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड को बोलते हैं आर्कियोपेलागो। बहुत से ग्रुप इसमें, बहुत से इसमें आइलैंड्स हैं। तो आर्कियोपेलागो है ऑफ मोर देन 7,000, 7,000 आइलैंड से ज़्यादा इसमें आइलैंड, बाप रे बाप, समझिएगा 7,000 से भी ज़्यादा इसमें आइलैंड हैं। देखिए, राइट, लाइंग अबाउट 500 मील्स, यानी 800 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ वियतनाम। वियतनाम के कोस्ट से, यानी इधर आपका वियतनाम इधर पड़ा था, इधर से इधर की तरफ 800 किलोमीटर आप आएंगे तो आपको पूरा एरिया जो पड़ेगा ये पूरा 7,000 आइलैंड का एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं फिलीपींस। राइट, समझ में आ गया? ओके। मनीला इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल है फिलीपींस की, वो मनीला है। मनीला आपकी कहाँ पे है? आप देखेंगे इसकी मनीला जो कैपिटल है ये इसकी, ठीक है, इसकी कैपिटल जो पड़ेगी कहीं इधर पड़ेगी मनीला की। राइट, यहाँ पे अभी फिजिकल में अपने दिया हुआ है, तो आपकी ये कैपिटल होगी इसकी मनीला, इसकी कैपिटल है। बट नियर बाई कुजोन सिटी इज़ द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलस सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कुजोन सिटी जो है सबसे कंट्री का मोस्ट पॉपुलस सिटी है। बोथ आर द पार्ट्स ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन मेट्रो मनीला लोकेटेड ऑन लुजान। देखिए लुजान जो आइलैंड है ये आपका लुजान आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड ये है लुजान। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बड़ा आइलैंड है, इसके बाद सेकंड नंबर पे वो है आपका मिंडनाओ। तो ये पूछ देगा सीधे सीधे कि इसके दोनों बड़े कैपिटल सबसे बड़े कौन से हैं? तो लुजान सबसे बड़ा आपका आइलैंड है और दूसरे नंबर पे मिंडनाओ है। राइट, तो लुजान पे इसकी कैपिटल बसी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज़। राइट, ओके। अब द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द फिलीपींस इज़ मिंडनाओ, मैंने आपको बता दिया। मनीला इज़ हेडक्वार्टर ऑफ आसियान, वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB का ये मनीला क्या है? कैपिटल है। जो मनीला है इसके ये कैपिटल है किसकी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ADB का, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, ओके। फिलीपींस आर्कियोलॉजी इज बाउंडेड बाय द फिलीपीन सी
इन द ईस्ट, ईस्ट में फिलीपीन सी पड़ जाएगा, वेस्ट में साउथ चाइना सी पड़ जाएगा, नीचे की तरफ स्लो सी पड़ जाएगा, राइट। फिर इधर इधर से पड़ जाएगा सेलेब सी पड़ जाएगा साउथ की तरफ। तो इन सब से ये घिरा हुआ है, राइट, इधर साउथ चाइना सी से। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है, ओके। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिलीपींस के बारे में थी, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे चला जाए, इसमें याद रखना क्या किससे घिरा हुआ है, आपको याद रखना है ये 7,000 लगभग 7,000 से ज़्यादा इसमें आइलैंड हैं, राइट। इससे कैपिटल आपने देख लिया मनीला है, लुजान सबसे बड़ा इसका आइलैंड है, और सब इस सेकंड नंबर पे आपका मिंडनाओ है, और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है। पलमान देखिए यहीं पे है, ठीक। पलमान में इसका आइलैंड इंपॉर्टेंट पूछा हुआ था कि पलमान किस कंट्री का आइलैंड है, तो आप बोलेंगे इसका है फिलीपींस का है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन ऐसे से आते हैं, ओके, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडोनेशिया। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री इंडोनेशिया है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री अब तक क्लास में है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आर्किपेलागो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है ये, इसको बोलते हैं आप इंडोनेशिया। 13,500 आइलैंड इसमें है, सोचिए इतना बड़ा ग्रुप है, आर्किपेलागो है, ठीक है। फोर्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, चौथे नंबर पे पॉपुलस कंट्री दुनिया की है ये, ठीक है, ओके। पहले नंबर पे आपने पढ़ा है चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, ये चौथे नंबर का आपका पॉपुलस कंट्री है पूरा। जावा मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड इन द वर्ल्ड, जावा जो है इसका सबसे बड़ा पॉपुलस आइलैंड इन द दुनिया में है, ये है आपका जावा। मैं आपको दिखा दूँ, ये पोर्शन पड़ेगा जावा का। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं ये क्रम से। यहाँ सुमात्रा पूरा पड़ गया, ये वाला सुमात्रा हो गया, राइट। इधर आ जाएंगे तो छोटे मोटे आइलैंड्स हैं ये। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया था, सी से पूछा था, मैंने आपको पहले बताया था। सेलेब सी इधर पड़ा है, इधर पैसिफिक वाला पूरा है ही एरिया। बांदा सी, तिमोर सी नीचे, तिमोर आइलैंड इसी का है, ठीक है। फिर आराफुरा सी नीचे आएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इधर आपने इंडियन ओशन पढ़ा ही पढ़ा है। यहाँ इसके और इसके बीच में स्टेट मैंने आपको बता ही दिया था, इसके और इसके बीच में स्टेट थी, कौन सी स्टेट, सुंडा स्टेट, राइट। सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्टेट थी, जो जोड़ रहे थे इंडियन ओशन को जावा सी से, अलग किसको कर रहे थे, सुमात्रा और जावा को कर रहे थे। क्लियर हो गया, तो ये सब चीज़ मैंने आपको बताया है। यहाँ देखिए बाली आइलैंड, छोटा सा दिख रहा है कि बाली आइलैंड, ये पूछा हुआ है, बाली आइलैंड है। इस पर 2-3 ठो माउंटेन है, देखिए ये माउंटेन है, ठीक है, ये छोटे छोटे माउंटेन है, इसको आप जाके मैप में देख लेंगे, छोटे छोटे माउंटेन यहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है फिलहाल, राइट। मेरू सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, ये सब एरिया इंडोनेशिया का पूरा, मलेशिया को छोड़ करके ये जो पूरा एरिया सुमात्रा, जावा, ब्रुनई, बोर्नियो ने जो पड़ रहा है, ये पूरा न्यू पापुआ न्यू गिनी का आधा हिस्सा, ये पूरा का जो पोर्शन पड़ रहा है, ये सब के सब मिला करके को बोलते हैं आप इंडोनेशिया। ऊपर का ब्रुनई इससे अलग है, ये वाला जो पोर्शन पड़ता है ये बोर्नियो का पोर्शन है, तो बोर्नियो आपका आ जाएगा किसमें, इंडोनेशिया में। सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, ठीक है। इधर का छोटा मोटा जो सुंडा वाला आइलैंड है वो तिमोर इसी में आ जाएगा। इधर पापुआ न्यू गिनी आधा का आधा पोर्शन इधर, ठीक है। मालुकू आइलैंड ये भी इसी में आ जाएगा, सुलावेसी भी इसी में आ जाएगा। तो ये सारे जो आइलैंड्स ग्रुप हैं ये सब के सब आप पे आते हैं इंडोनेशिया वाले ग्रुप में ही, राइट। इसको मैंने बताया आपको 13,500 आइलैंड का ग्रुप है ये, राइट, ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट से इस वाले रीजन में ये आपको देखेंगे ये इक्वेटर पे पड़ रहा होगा, यानी इक्वेटर से गुजर रहा है, जीरो रेखा इससे गुजर रही है, इक्वेटर भूमध्य रेखा। तो ये वाला एरिया क्या होता है, गर्म होता है, तो यहाँ पे हमेशा बरसात होती रहती है। तो यहाँ का जो वेजिटेशन होता है ये फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है पूरा, यानी 2/3 यहाँ पे फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो सबसे अधिक है और पॉपुलेशन भी यहाँ पे ज़्यादा है, राइट। यहाँ के लोग क्या होते होंगे, खेती करते होंगे, धान की फसल होती होगी इसमें, गेहूँ की फसल बिल्कुल हो नहीं पाएगी, राइट, क्लाइमेट की वजह से। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका इंडोनेशिया का, इसके इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत आपने देख लिया। ईस्ट एशिया का भी कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया का। आगे चलते हैं, मलेशिया के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मलेशिया, वहीं पे था जो आपने इधर देखा था, ये मलेशिया वाला पोर्शन था, इधर आपको मैंने बताया था। यही हम इसकी बात कर लेते हैं मलेशिया की, ठीक है। मलेशिया, फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर द रबर, यहाँ के फॉरेस्ट जो है रबर के लिए जानते हैं। आयल पाम प्लांटेशन यहाँ पे होता है, ये मलेशिया पूरा क्षेत्र पड़ रहा है, यानी ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो इस्तेमाल आप करा था, इधर थाईलैंड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ले लीजिए। फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन बोर्नियो को भी मिला लीजिए इसी में, तो ये पूरा आगा एरिया किसका, मलेशिया का। तो बोर्नियो वाला आइलैंड मलेशिया में पड़ता है, इधर आपका एरिया पड़ ही रहा था। क्लियर हो गया, तो ये आपको देखना है मलेशिया साउथ चाइना सी में ही पड़ रहा है। क्लियर हो गया, ओके।
कॉफ़ी इज़ ग्रोन ऑन वॉल्केनिक माउंटेन वेस्ट जावा। वेस्ट जावा के पे एरिए में आपके इधर नीचे वाले एरिए में माउंटेन पे इसके होते हैं, ठीक है। दूसरा, द पार्ट ऑफ मलाया पेनिनसुला, ये मलाया पेनिनसुला का एक पार्ट, एक हिस्सा है। एंड बोर्नियो आइलैंड मेक मलेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। मलाया पेनिनसुला किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया। ये वाला जो एरिया है तीनों तरफ पानी से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, इधर लगा है, बाकी इधर से इधर से इधर से घिरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे मलाया पेनिनसुला, राइट। इसको क्या बोलेंगे, मलाया पेनिनसुला बोलते हैं इसको। तो ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का बोर्नियो, इधर आपका बोर्नियो हो गया, राइट। ये वाला बोर्नियो का जो एरिया पड़ता है इसको ब्रुनेई कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसको मिला के और इसको मिला के, दोनों को मिला के हम बोलते हैं मलेशिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मलय पेनिनसुला और ये बोर्नियो वाला हिस्सा, ठीक है। अब द मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर ऑन द मलय पेनिनसुला, इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा सिटीज़ की कहाँ पे हैं, इधर ही बसे हुए हैं, राइट, इस पे कम है। क्लियर हो गया, ओके। द वाटर बॉडी बिटवीन द टू पोर्शंस ऑफ मलेशिया इज नाटुना सी, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पोर्शन के बीच में जो सी पड़ रहा है उसको नाटुना सी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नाटुना सी। आप देखिए नाटुना सी कहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये सब ये आपका जो एरिया होगा ये नाटुना सी का हो गया। क्लियर हो गया, तो दोनों इसके बीच में नाटुना सी का पोर्शन पड़ रहा है। ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मलेशिया के बारे में, मैप ने आपने देख लिया, कुछ इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। आगे चलते हैं, अगला हमारा सिंगापुर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देते हैं सिंगापुर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, बहुत से लोग यहाँ पे कमाने जाते हैं, सबसे एजुकेटेड माना जाता है, हाईली एजुकेटेड लेबर फोर्स यहाँ पे काम करते हैं मलेशिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप्ड भी माना जाता है इसको। तो इसको मलेशिया को देखते हैं थोड़ा। सिटी जो है ये सिटी स्टेट है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड है, दुनिया की सिटी के रूप में वर्ल्ड में डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। पोर्ट ऑफ काल इसे कहते हैं, पोर्ट ऑफ काल भी से कहते हैं। देखिए सिंगापुर है ये पूरा एरिया, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है सिंगापुर वाला एरिया है। बहुत इंडिया से भी बहुत से देशों से लोग यहाँ पे कमाने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, राइट, जो भी इंजीनियर्स या जो भी हो गए लोग आते हैं यहाँ पे। अदर इंपॉर्टेंट अबाउट द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं उसको देखते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू ओनली म्यांमार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ केवल कर्क रेखा से, मैंने पहले बताया आपको, केवल कर्क रेखा ही म्यांमार से गुजरती, बाकी किसी भी साउथ ईस्ट एशिया के नेशन से नहीं गुजरती है, राइट, ओके। ओनली इंडोनेशिया हैज़ लैंड साउथ ऑफ इक्वेटर इन द साउथ ईस्ट एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। केवल साउथ ईस्ट एशिया के इंडोनेशिया ही ऐसा कंट्री है जो इक्वेटर के साउथ में बसा हुआ है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इक्वेटर, ये बीच मान लीजिए इक्वेटर है, तो इसके साउथ में केवल इंडोनेशिया, बाकी सारे कंट्री कहाँ पे हैं, इसके नॉर्थ में ही हैं। क्लियर हो गया, सपोज समझ में आ गया। सपोज यहाँ से 0 डिग्री गुजर रही है तो इसके इंडोनेशिया जो होगा साउथ में यही होगा, बाकी सारे कंट्री कहाँ हैं, नॉर्थ वाले हिस्से में हैं। क्लियर, ओके। इंडोनेशिया प्रीडोमिनेंटली इज़ इन सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि डोमिनेंटली ये क्या है, ये सदर्न में है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो इक्वेटर से नीचे पड़ रहा है तो इसलिए बोल देंगे सदर्न में ये पूरा हिस्सा है इक्वेटर, राइट। इक्वेटर पासेस थ्रू सुमात्रा एंड बोर्नियो, मैंने आपको बताया था जब हम गुजर रहे थे, जब ने इंडोनेशिया पढ़ा था तो उसमें देखा था हमने कि सुमात्रा से और बोर्नियो से गुजर रहा है क्या, इक्वेटर, लेकिन जावा वाले एरिया से इक्वेटर नहीं गुजरता है। आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ पीछे चल करके, ये देखिए आपका एरिया था, ये इंडोनेशिया सुमात्रा से गुजरेगा, ठीक है, जो सुमात्रा से गुजरेगा और इधर बोर्नियो से गुजरेगा, लेकिन जावा वाले पोर्शन से इक्वेटर नहीं, यानी कि ऐसे ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, इससे नहीं गुजरता है इक्वेटर। क्लियर हो गया, ओके। मैनी डिस्प्यूटेड आइलैंड्स लाइक स्पेटली आइलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड, स्पेटली आइलैंड डिस्प्यूटेड है एंड पारासेल आइलैंड जो है डिस्प्यूटेड है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, पारासेल आइलैंड और स्पेटली आइलैंड ये दोनों चाइना से डिस्प्यूटेड एरिया हैं, साउथ चाइना सी में दोनों पड़ते हैं। 9 डैश लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने एरिया में ऊपर पड़ेगा आपका पारासेल और नीचे की तरफ पड़ेगा आपका स्पेटली। तो ये दोनों जो आइलैंड्स ग्रुप हैं ये चाइना क्लेम करता कि ये मेरे सारे ग्रुप हैं साउथ चाइना सी के अंदर, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो रीजन है पूरा नेचुरल रिसोर्स में सबसे ज़्यादा रिच है, पेट्रोलियम रिच है, मेटलिक नोडल्स मिलते हैं, फिशरीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। आगे चला जा। साउथ ईस्ट एशिया
में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ का मतलब जो वाटर एरिया, इससे लैंड ये हो गया आपका, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, या सी हो गए, ओशियन हो गए, इन सबको मिला के हम बोलते हैं वाटर बॉडी। लेक वगैरह भी कह लेते हैं। तो वाटर बॉडी देखने कहाँ कहाँ पे हैं, तो सबसे पहला वाटर बॉडी आपका पड़ेगा साउथ चाइना सी। सबसे इंपॉर्टेंट साउथ चाइना सी है आपका, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये है साउथ चाइना सी का पूरा एरिया ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। अब मैं अभी बात कर रहा था आपको, ये किससे घिरा हुआ, किन किन कंट्री से घिरा हुआ, ये देखते हैं। ये जो बॉर्डर बना रहा है ब्रुनई से, ब्रुनई आपको मैंने दिखाया था, ये वाला पोर्शन था, राइट। ब्रुनई है, कंबोडिया है, कंबोडिया आपको मैंने दिखाया था, ये वाला पोर्शन, राइट। चाइना ऊपर आपको दिखाया ही था। इंडोनेशिया पूरा नीचे का पोर्शन, मलेशिया और ये ब्रुनई वाला एरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये हो गया मलेशिया, राइट। फिलीपींस, इधर हो गया आपका फिलीपींस, ठीक है। सिंगापुर, यहीं सिंगापुर था, ये हो गया, क्लियर है। फिर ताइवान, ताइवान आपका ये वाला पोर्शन पड़ जाएगा, ये है आपका ताइवान, ठीक है। जो क्लेम करता है चाइना की मेरा है, लेकिन ये चाहते हैं यहाँ के लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। वो सॉवरेन कंट्री मानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने देश को, लेकिन चाइना उनको फ्रीडम नहीं दे रहा। तो ये हमेशा डिस्प्यूट इसके लेके रहता भी है, राइट। हालांकि इससे लगा हुआ है पार्ट। थाईलैंड है, थाईलैंड आपका ये था, ठीक है, ये भी इधर लगा हुआ है इससे। और लास्ट में वियतनाम है। तो आपने सारे कंट्री का नाम देख लिया। देखिए चाइना नॉर्थ में, इधर वियतनाम, ठीक है। लाओस तो बिल्कुल नहीं है इधर, ये देखना लैंड लॉक्ड, ये याद रखना। यहाँ से याद रखना है कि साउथ चाइना का पार्ट लैंड, ये आपका लाओस नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं मिलता है। तो चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है। इधर सुमात्रा वाला पोर्शन पड़ जाएगा, फिर इधर ब्रुनई वाला पोर्शन पड़ जाएगा, फिलीपींस पड़ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में ताइवान है, ये ताइवान है। और यहाँ पे क्या था, ये सॉरी, ये और वियतनाम का एरिया, ये ताइवान एरिया। तो ये सारे कंट्री आपके, पर ये हाइनान प्रांत है, सॉरी ये आपका हाइनान प्रांत है, ताइवान आपका यहाँ पड़ जाएगा, राइट। क्लियर है, ओके। ये आपके कंट्रीज पड़ गए जो सराउंड, मतलब जो घेरे हुए किसको, साउथ चाइना सी को। अब यही मैं आपको बात कर रहा था, ये जो पार्सल आइलैंड है ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आइलैंड जो आपको दिख रहा है ये ग्रुप, ये आइलैंड ग्रुप है। तो मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा था। ये है आपका स्प्रेटली आइलैंड, ये आपका पार्सल आइलैंड है, जो चाइना क्लेम करता है। यहीं 9 डैश लाइन ऐसे उसने खींच रखी है, ठीक है। ये कहता है कि ये सब मेरा क्षेत्र है, मेरा एरिया है। इसीलिए क्योंकि अब ये जो साउथ चाइना सी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है, सी रूट है। इसकी वजह से ये हमेशा डिस्प्यूट में रहता है। कोई भी शिप जाती है तो वहाँ पर डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। क्लियर हो गया, तो ये आपने समझ लिया, राइट, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका है एक स्टेट है, मलक्का स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये मलय पेनिनसुला है, यानी यहाँ मलेशिया है और यहाँ पे सुमात्रा है। तो दोनों के बीच में आपको यहाँ मिलेगा, आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ वाले एरिया में मिलेगा मलक्का पेनिनसुला, सॉरी मलक्का स्टेट, ठीक, मलय पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच में। क्लियर हो गया। इट कनेक्ट्स इंडियन ओशियन और पैसिफिक को जोड़ता है, यानी कि इधर साउथ चाइना सी हो गया, इधर हो गया आपका इंडियन ओशियन और इधर ओशियन पैसिफिक ओशियन को जोड़ रहा है। पैसिफिक को इंडायरेक्टली कह सकते हैं कि साउथ चाइना सी को जोड़ रहा है। क्लियर हो गया, ओके। कंट्रीज बॉर्डिंग आर इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। इंडोनेशिया इधर हो गया आपका पूरा पोर्शन, फिर यहाँ मलेशिया पड़ जाए, मलेशिया या सिंगापुर, और इधर आपका सुमात्रा वाला जो इंडोनेशिया है, मलेशिया, इधर सिंगापुर और यहाँ पे इंडोनेशिया, इनसे ये बॉर्डर बना रहा है। वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि ये जो रूट है बहुत बिजिएस्ट सी रूट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वाले मैप में बता दिया है। क्लाइमेट ऑफ द एशिया, एशिया का थोड़ा क्लाइमेट समझ लेते हैं। मेन लैंड साउथ एशिया का जो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में भी इफेक्ट डालता है, यही मानसून आपका है साउथ वेस्ट मानसून, इधर से आता है, तो ये वाले एरिया में साउथ वेस्ट मानसून आएगा, ठीक है। आइलैंड्स के लिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट काम करता है, यानी जो मेन लैंड से लगे हुए एरिया हैं, ये सब जैसे ये हो गया म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब कंट्री हैं, इनमें साउथ वेस्ट मानसून आएगा, इसके थ्रू मानसून आता है। लेकिन इधर इंडोनेशिया का जो पोर्शन पड़ रहा है, यहाँ पे जो मानसून होगा, क्योंकि इक्वेटर पड़ रहा है, तो यहाँ पे मानसून आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा, यानी रेनफॉल इक्वेटोरियल क्लाइमेट से होगी। क्लियर हो गया, ओके। अब देखना है इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन इज लेट समर। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं वो इसमें समर के समय में आते हैं, लेट समय में आते हैं। क्लियर होगा। साइक्लोन्स क्या होते हैं, साइक्लोन आपको देखना है कि जब हवाएं, जैसे साइक्लोन्स आप पढ़ेंगे जब शुरू में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको देखना कि जब साइक्लोन्स चारों तरफ से हवाएं आती हैं, तो एक जगह यहाँ पे इसकी आई बनती है साइक्लोन की, तो हवाएं बाहर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगी। जैसे जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से हवाएं हमेशा क्या होती हैं, लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं।
ठीक है। तो साइक्लोन्स हमेशा आप देखेंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है तो साइक्लोन वहाँ पे बनते हैं। तो साइक्लोनिक रेनफॉल भी यहाँ पे होती है। अब ट्रॉपिकल यहाँ से गुजर रहा है इंडोनेशिया से ना ऊपरी पोर्शन से, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाएंगे, राइट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सब टाइप के साइक्लोन आते हैं। फिलीपींस और सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं, फिलीपींस और वियतनाम वाले रेन। ये एरिया वियतनाम का हो गया और ये हो गया फिलीपींस का। तो फिलीपींस यहाँ वियतनाम और फिलीपींस वाले रीजन में आपके कौन से आते हैं, साइक्लोन्स आते फ्रिक्वेंटली, अक्सर आते रहते हैं। पावर्टी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज वल्नरेबिलिटी। इस एरिया में पावर्टी, गरीबी है इन सब रीजन्स में पूरा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे गरीबी होने की वजह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और काफ़ी वल्नरेबल कंट्री सब माने जाते हैं, इसलिए डेवलपिंग कंट्री में ही अभी रखे गए हैं। फिलीपींस जो वर्ल्ड का हाईएस्ट डिजास्टर रिस्क कंट्री कहा जाता है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट डिजास्टर रिस्क कंट्री कहा जाता है किसको, फिलीपींस को। ये क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, सॉरी, तो इसी वजह से इसको डिजास्टर रिस्क कंट्री भी कहा जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन थी साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। क्लियर। अब हम थोड़ा चलते हैं इसी के बारे में देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट बॉडीज़। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चले तब कौन कौन से आते हैं। ग्रेट चैनल मिलेगा आपको, गल्फ ऑफ मर्तबान मिलेगा, मैंने आपको दिखाया, गल्फ ऑफ थाईलैंड मिल जाएगी, भी मैंने दिखाया, मलक्का स्टेट मिलेगी, साउथ चाइना सी मिलेगा, नाटुना सी मिलेगा, स्टेट ऑफ सुमात्रा मिल जाएगा, जावा सी मिलेगा, सुलू सी मिलेगा, फ्लोर सी मिलेगा, सेलेब सी मिलेगा और बांदा सी मिल जाएगा। ये सब आपके वाटर बॉडीज़ मिल जाएंगे कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। आपको न सबका नाम याद रखना है, नोट रख लेना है। मैं आपका इसका पीपीटी भेज देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिए, राइट। टेलीग्राम ग्रुप है, सेम नाम से आप वहाँ पे कर लिया करिए। ओके, आगे चला जाए। अब थोड़ा सा रिसोर्स और उसके यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से रिसोर्स यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मेन सोर्स इसका यहाँ के पूरे एरिया का क्या है, एग्रीकल्चर ही है। जैसे ब्रुनई और सिंगापुर को छोड़ करके बाकी जो पूरा एरिया पड़ रहा है वहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर ही होती है। एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पैडी, धान की खेती होती है, ठीक है। ओके भाई, बरसात ज़्यादा होती है, धान की खेती होगी। मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप्स ऑफ देयर रीजन आर कोकोस, ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कॉफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं और स्पाइसेस मसाले एक्सपोर्ट करते हैं। कोकोस, कॉफ़ी और मसाले यहाँ के रीजन से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एग्रो एडवांसमेंट इन मलेशिया में एग्रो एग्रीकल्चर का काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है, थाईलैंड में हुआ है, ठीक है। लेकिन कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में बहुत कम मात्रा में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, राइट। ओके, मतलब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी बहुत कम इन देशों में आई है, थाईलैंड में और मलेशिया में ज़्यादा आ चुकी है। हंगर, माल न्यूट्रिशन, भूखमरी का जो कुपोषण है वो ज़्यादा कहाँ है, कंबोडिया में, बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर इन द इंटरनल स्ट्राइफ, मतलब इंटरनल स्ट्राइफ की वजह से यहाँ पे क्रॉप फेलर्स हैं, फसलें नहीं हो पाती ढंग से, इसीलिए यहाँ पे माल न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। कहाँ पर, कंबोडिया में। क्लियर हो गया, ओके। रबर और पाम की खेती यहाँ पे होती है। रबर एंड पाम ऑयल आर सिग्निफिकेंट इन द मलेशिया में होते हैं, इंडोनेशिया में एंड सदर्न थाईलैंड वाले रीजन में रबर और पाम ऑयल होते हैं, राइट। ओके। अफीम और पॉपी भी उपजाया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ अफीम पॉपी इज इम्पोर्टेंट इन द पार्ट ऑफ मलेशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड रीजन में अफीम उपजाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोग पीते हैं, सॉरी आप लोग का मतलब जो पर्सन प्रेफर करते हैं। तो अफीम जो होता है वो मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स लाइक हीरोइन, ठीक, आल्सो यूज्ड इन द मेडिसिनल पर्पजेज। यहाँ पे हीरोइन वगैरह भी, हीरोइन जो नशीली शराब होती है, नशीली एक ऑब्जेक्ट है, वो प्लस मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्रूड ऑयल देखते हैं, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल कहाँ पे ज़्यादा है। वियतनाम जो है थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व इन एशिया। एशिया में तीसरे नंबर का कौन सा है, ये फैक्ट आपको याद रखना, तीसरे नंबर का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व इसके पास है, वियतनाम के पास है। म्यांमार के पास क्या है, अब इसमें कूलोंग बेसिन जो है, जैसे इसका बेसिन है वियतनाम का, ये सब बेसिन है। कूलोंग बेसिन है, नामकॉन है, फूकॉन बेसिन है। इस बेसिन में क्या मिलते हैं, ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल मिलते हैं, राइट। म्यांमार इंपॉर्टेंट क्यों है, म्यांमार गैस रिजर्व में सबसे इंपॉर्टेंट है एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में गैस के पास ज़्यादा रिजर्व है, प्रोड्यूसर कहलाता है। आयल में है आनशोर सरीन बेसिन, ठीक है, और मिम्बू एंड यदना, इन सब रीजन रिवर के बेसिन में आयल मिलता जाते हैं, ठीक है। शोर एरिया में, समुद्र के बेसिन वाले एरिया में, समुद्र के शोर पे गैस यदना और
यातागुन फील्ड वाले एरिया में गैस रिजर्व है, गैस का प्रोडक्शन होता है म्यांमार वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये आपका हो गया रिसोर्सेज और इसकी यूटिलाइजेशन। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। स्वे नेचुरल गैस प्रोजेक्ट इन राखीन, राखीन प्रांत में म्यांमार के ही यहाँ पे चाइना एक्सपोर्ट करता है चाइना को, यहाँ से क्या नेचुरल गैस प्रोजेक्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है कौन, म्यांमार, किसको, चाइना को। इंडोनेशिया के बारे में देखते हैं। इंडोनेशिया में सुमात्रा, दूरी एंड मिनास, ईस्ट जावा बेसिन, बानयू, यूरिप, जम्बरान एंड सेंदना, ठीक, केती बेसिन, वेस्टर्न पापुआ आर प्लेसेज ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। ये सब प्लेस किसके हैं, इंडोनेशिया के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, कच्चा तेल निकाला जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस, इस जो इंडोनेशिया है इसमें सबसे अच्छे जो कंट्रीज हैं एक्सपोर्टर में नेचुरल गैस के, उसमें से एक है ये। ठीक है, महाकाम, ऑफशोर, ईस्ट कलिमंटन, ठीक, बेंतुनी बे एंड सेंट्रल सुलावेसी रीजन, आबादी, गैस फील्ड एंड अलाफुरा सी, ये सब इसके इंपॉर्टेंट रीजन है गैस के लिए, इसलिए गैस के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस एरिया में क्या हुआ है, थाईलैंड में हो चुका है, म्यांमार में थोड़ा हुआ, फिलीपींस में, इन सब तीनों जगहों पे क्या हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप्ड हुई है। केमिकल इंडस्ट्री थाईलैंड और इंडोनेशिया में हुई है। तो ये थोड़ा बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन थी आपकी इंडोनेशिया के बारे में। आगे चलते हैं, समझते हैं कुछ और चीज़ें। अब थोड़ा सा हम लोग क्लाइमेट को समझने की कोशिश किया जाएगा। ये आपको दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट विंड, इधर से नॉर्थ वेस्ट विंड आती है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको और डिटेल पढ़ाऊंगा मैं वहाँ पे। यहाँ आपको देखना है, यहाँ साउथ वेस्ट मानसून इधर से आता है इस रीजन में, तो यहाँ वाले रीजन में साउथ वेस्ट मानसून से बरसात होती है। इस वाले रीजन में इक्वेटोरियल रेनफॉल होती है। ठीक है, इंडोनेशिया रीजन में, ये आपको याद रखना है। जो इंडिया की तरफ से मानसून आता है वो वाला साउथ वेस्ट मानसून इधर, और इधर इक्वेटोरियल रेनफॉल, ये वाला एरिया। समझ में आ गया? ठीक है, इतना ही आपको समझना। तो ये जो विंड्स आती हैं ये नॉर्थ वेस्ट विंड है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती है, नॉर्थ ईस्ट विंड है, और ये है नॉर्थ वेस्ट विंड है, वेस्ट की तरफ से आ रही हैं। राइट, ओके, ये इक्वेटोरियल रेनफॉल यहाँ पे होता है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़। मेजर क्लाइमेट्स रीजन जो है, क्लाइमेटिक रीजन एशिया के हैं, साउथ ईस्ट एशिया के, इसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। पूरे एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया नहीं, पूरा एशिया है, थोड़ा समझते हैं इसमें हम। ये हालांकि अगला वीडियो में बताऊंगा इसको, तो आपको बस मोटा समझना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट मिलते हैं, पोलर क्लाइमेट मिलते हैं, और हाईलैंड क्लाइमेट मिलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आपको एरिया देखना है। यहाँ का जो मैंने आपको बताया एरिया, ये क्या एरिया मिल रहा है आपको, रेन फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे। रेन फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे हमेशा बरसात होती है। इक्वेटोर यहीं से गुजर रहा था, इसी वजह से यहाँ पे बरसात होती है, तो इसी वजह से ये रेन फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। ठीक है, ये अगले वीडियो में बताऊँगा आगे। ओके, ये आप देख लीजिए यहाँ कौन कौन सी एरिया हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट मिलेगा, ये ग्रास लैंड है, सेमी एरिड है, डेजर्ट। डेजर्ट आपको मैंने बताया था वेस्ट एशिया वाले पोर्शन में डेजर्ट आपको मिल रहा था, इंडिया वाले रीजन में थोड़ा सा इधर भी मिल रहा था। राइट, डेजर्ट। टेम्परेट मतलब ठंडा वाला, टेम्परेट रीजन में आपका, ठीक, सब आर्कटिक है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट भी। ये डेजर्ट जो एरिया पड़ रहा है आपका, ये पड़ जाएगा, ये वाला पड़ जाएगा। ये डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट होंगे, ये डेजर्ट वार्म डेजर्ट होंगे। ठीक है, ये वार्म हो जाएंगे और ये हो गए कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, टेम्परेट में कोल्ड पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल में आपके वार्म डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, पोलर क्लाइमेट इधर मिल जाएगी एकदम नॉर्थ में, इधर वाला। क्लियर हो गया? ये पोलर क्लाइमेट, इसको आप बोलते हैं टुंड्रा। ठीक है, रसिया का जो पोर्शन है ये आपको बोलते हैं टुंड्रा बोलते हैं, इसको आप टुंड्रा बोलते हैं। ये हो गया आपका पोर्शन टैगा, इसको बोलते हैं टैगा, और इसको बोलते हैं टुंड्रा। ठीक है, इसको आप टुंड्रा बोलते हैं। पोलर में रीजन हो गया हाईलैंड, ये उच्च भूमि है, ये आपका पूरा इसका नम उच्च भूमि हाईलैंड पड़ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेन एरिया पड़ेगा, ग्रासलैंड पड़ जाएगा पूरा एरिया। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ा जाएगा इसको, डोंट वरी, अभी थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन इसमें देना था। क्लियर हो गया? ओके, कुछ क्लाइमेटिक रीजन देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। क्लाइमेटिक रीजन कौन से? इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा पूरा एशिया में, पोलर क्लाइमेटिक मिलेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, और हाईलैंड क्लाइमेट हो गया। तो ये 6 मेजर क्लाइमेट रीजन में बांटा गया है पूरा एशिया, पूरा एशिया की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, इसमें बांटा गया। अब थोड़ा सा देखेंगे कि इसके साइज़ पे, इसके ग्रेट लैटिट्यूडनल एक्सटेंस पे, और इसकी रिलीफ पे डिपेंड करता है कैसी कैसी क्लाइमेट यहाँ पे होती है। राइट, ओके। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है, पूरे एशिया में टेम्परेचर क्या है, निचले पोर्शन में एक्सट्रीम होता है। फेस्ड ऑन द सीजनल बेसिन, सीजन के आधार पर यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, सबसे अधिक होता है।
ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट ऑल द वेजिटेशन बेल्ट कैन बी सीन इन एशिया, एशिया में लगभग हर तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये फैक्ट है मेंस के लिए आपको। अलॉन्ग नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ एशिया, एशिया के नॉर्दर्न कोस्ट पे टुंड्रा बेल्ट इज़ टुंड्रा बेल्ट, नॉर्दर्न सबसे ऊपर मैंने दिखाया था आपको, ऊपर वाले एरिया में टुंड्रा बेल्ट मिलता है, ये वाला पूरा एरिया टुंड्रा बेल्ट मिल रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये टुंड्रा हो गया। अब समर इज शार्ट, जो गर्मी होती है वो छोटी होती है। कूल एंड कूल, यानी कि गर्मी के समय में छोटी गर्मी और कूल ठंडा और छोटा होता है। वेयर, जबकि विंटर होता है लंबा और सेवर, विंटर लंबा और बहुत कोल्ड होता है। क्लियर हो गया, ओके। इस रीजन में पूरा एशिया की बात कर रहा हूँ। टू द साउथ ऑफ टुंड्रा, टुंड्रा के साउथ में नीचे एक तरफ देयर इज टैगा रीजन, मैंने आपको बताया है टुंड्रा के साउथ में क्या है, टैगा रीजन है। यहाँ पे आपको मैंने बताया ये टुंड्रा हो गया, ये टैगा हो गया, इसकी बात कर रहा था, ठीक है, ओके, ठीक है। कोनिफोरस फॉरेस्ट, सेवर विंटर, वार्म समर, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक। साउथ ऑफ टैगा लाई द बेल्ट स्टेपी, स्टेपी यानी घास का मैदान, जो ठंडी घासों का मैदान, रसिया वाला एरिया, तो इसको स्टेपीज कहते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेंगे यहाँ पे, जहाँ पे विंटर क्या होती है, कोल्ड होती हैं, समर क्या होता है, फेयरली हॉट होता है वहाँ पे, राइट। साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया हैव मानसून फॉरेस्ट, याद रखना साउथ वाले मानसून फॉरेस्ट मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा और ईस्ट एशिया में, इन सब रीजन में मानसून फॉरेस्ट मिलते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ी आपकी क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट का अलग से लेसन में पढ़ाऊंगा आपको, जब क्लाइमेट जो पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको इतना ही समझना था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून, कीप वॉचिंग।